हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर्स के बारे में, यानी कि संख्याओं के बारे में, और संख्याओं का डेसिमल फॉर्म हम पढ़ रहे थे, संख्याओं का दशमलव रूप हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी दिया था कि ये बताइए कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उनके बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, हमको बताना है कोई भी दो नंबर दे रखे हैं हम लोगों को, उनके बीच में कितने इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो एक छोटी सी बात आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर है 2 और एक नंबर है 3। मैं आपसे कहता हूँ यार 2 और 3 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो आप सभी का आंसर जो आएगा वो याद रखेंगे आप लोग कि सर अनंत हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। कैसे, ध्यान दो। आप ये मत सोचना कि यार 2 और 3 के बीच में ये होता है 2.1 होता है। मेरे भाई 2.11 भी हो सकता है, 2.111 भी हो सकता है, 2.01 भी हो सकता है, 2.001 भी हो सकता है, 2.0123 ये भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ 2.1 पर हैं। 2.2, 2.22 इस तरीके से आ जाएगा, 2.23 आगे लिख सकते हो, 2.31। और देखो ऐसे ना आप कितने ही नंबर तो सिर्फ यहीं पे बना सकते हो, किसी एक ही नंबर पे आप बहुत सारे नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो नंबर अगर हम लोग लेते हैं, चाहे वो कोई भी दो नंबर क्यों ना हो दोस्त, अगर कोई भी दो नंबर हम लोग लेते हैं तो उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो चलिए डेसिमल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़ रहे हैं, और वास्तविक संख्याओं को हम दो पोर्शन में बांट रहे थे। एक अपना पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स वाला पोर्शन होता है, दूसरा डेसिमल यानी कि दशमलव वाला पोर्शन होता है। तो डेसिमल यानी कि दशमलव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में, यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं। बड़े ध्यान से आप सब भाई समझने का प्रयास करोगे। हम बात कर रहे हैं मेरे भाइयों पूर्णांक, या इसको हम लोग नाम देंगे इंटीजर्स। पूर्णांक कह लो या नाम देंगे इंटीजर्स। ठीक है भाई, देखो पूर्णांक होते क्या हैं, मैंने आपको बताया था पूरे पूरे अंक, मतलब कोई भी डाटा पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, वो पूरा पूरा होना चाहिए, तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, प्लस वाले भी आ जाएंगे, सारे के सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। ये हमारे इंटीजर्स हैं, ये हमारे इंटीजर्स हैं जिनको हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब एक छोटी सी बात आप समझना, छोटे छोटे पॉइंट में लिखूंगा, इनको आप समझना। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, या इनको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। इसी प्रकार हम लोग सीख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, या इनको हम लोग नाम देंगे मेरे भाइयों नेगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान से समझना भाई। जैसे जब हम लोग बात करते हैं धनात्मक पूर्णांकों की, हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स, आप याद रखोगे जीरो से बड़े, जीरो से बड़े, जीरो से बड़े जितने भी पूर्णांक होते हैं उनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जीरो से छोटे जितने भी पूर्णांक होते हैं उन्हें हम ऋणात्मक कहते हैं। जैसे जीरो से बड़े यानी कि शुरुआत कहाँ से करनी है मेरे भाई, एक से, तो ये धनात्मक हैं, ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो गए। जीरो से छोटे यानी कि -1 से शुरू हो जाएगा, -2, -3, -4 ऐसे चलता जाएगा, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब एक मुद्दे की बात आप समझो ध्यान से यहाँ पे कि सर जीरो से बड़े वाले नंबर हम लोगों ने ले लिए, जीरो से छोटे वाले नंबर हम लोगों ने ले लिए, लेकिन बीच में कौन बच गया मेरे भाइयों, जीरो बच गया। तो बताओ जीरो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो आप याद रखोगे एक पॉइंट लगा के कि भाई जो जीरो होता है ना, जीरो ये ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ना तो धनात्मक, ना तो धनात्मक, ना ही ऋणात्मक,
नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने खूब सारा देखा होगा, जैसे +5 भी आपने देखा है, -5 भी आपने देखा है। भाई -5 सुना ही होगा, लेकिन आपने कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा +0 या -0। क्यों? क्योंकि +0 लिखो तो भी 0 ही आता है, -0 लिखो तो भी 0 ही आता है। तो जीरो जो होता है ना, जीरो ना प्लस का चिन्ह लेता है ना माइनस का चिन्ह लेता है। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों कि जीरो ना ही तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे सीखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की चीज़ों को सीखते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे मैं आपको सिखा रहा हूँ प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या इनको हम लोग नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। प्राकृत, प्राकृत का मतलब होता है जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, जो नेचुरल हैं, प्रकृति में जो पहले से हैं। शुरुआत हमेशा 1 से होगी, आप इस बात को याद रखोगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये हो गई हमारे पास कौन सी, प्राकृत। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो हमारे पास आती हैं, पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है भाई। ये इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, देखो बाद में जीरो आ गया तो जीरो इनमें शामिल हो गया। स्टार्टिंग में जीरो नहीं था, पहले जीरो नहीं होता था, ठीक है। पहले जीरो नहीं होता था, प्रकृति में पहले जीरो नहीं था, तो प्राकृत संख्याओं में हमने जीरो को शामिल नहीं किया। बाद में जीरो आ गया, जीरो आ गया तो संख्याएं पूर्ण हो गई। याद रह जाएगा, क्लियर है ना बात। तो देखो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को याद रखनी होती हैं। जैसे यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट बनता है, छोटा सा पॉइंट ये बनता है मेरे भाइयों, छोटा सा पॉइंट ये बनता है कि भाई सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कई बार ये सवाल आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो एक लाइन तो ये लिख देगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, एक लाइन ये लिख देगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे? पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती तो हैं लेकिन सभी नहीं होती। भाई जीरो इसमें कहाँ है, जीरो नहीं आएगा। तो देखो ये बेहद छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान दो, एक बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई आपको बताना है प्रथम 111 प्राकृत संख्याओं के योग में, प्रथम 111 प्राकृत संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। प्राकृत संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। एक तो आपके सामने ये सवाल है, लेकिन देखो ध्यान दे लो दोस्त, एग्जाम में जो प्रश्न आया वो ये पूछा गया कि ये बताओ प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। पूर्ण संख्याओं के योग में, पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। ये डाटा हम लोगों से पूछा गया, इकाई का अंक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो भाई सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम 111 प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है तो संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लेनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लेनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अगर मैं कहूँ यार 1 से लेकर मैंने 5 तक लिख दिया तो ये संख्याएं भी 5 हो गई। 1 से 5 तक लिखोगे संख्याएं भी 5 हो जाएगी। 1 से 50 तक लिखोगे 50 हो जाएंगी। 1 से 100 तक लिखोगे 100 हो जाएंगी। और 1 से लेकर 111 तक लिखोगे तो 111 हो जाएंगी। सिंपल बात। तो पहले तो आप ये समझो मेरे भाई कि जब इसने बात की प्रथम 111 प्राकृत संख्याओं के योग की, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4
और ऐसा चलता जा रहा है और लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 111। इनका हमें योग करना है भाई, 110 और 111 इनका हमें योग करना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आपको याद भी होना चाहिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पर ये n क्या है, यहाँ पर n क्या है, n है मेरे भाइयों नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या आपको दी हुई है, क्या दी हुई है बताओ, पदों की संख्या दे रखी है कि यार 1 से लेकर 111 तक जाना है अपने को, तो पदों की संख्या 111 है, तो यहाँ पर n का मान 111 है, यहाँ पर n का मान 111 है। तो हम दोस्त योग निकाल लेते हैं, योग, तो योग निकाल लो, यहाँ रख दो मेरे भाई n का मतलब 111, n प्लस 1 मतलब 111 में 1 जोड़ना है 112, और बटे में कितना आ जाएगा बताइए, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, n हो गया, n प्लस 1 हो गया, बटे में 2 हो गया। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, जैसे 2 से कट जाएगा ये 56 बार, तो कुल मिला के फाइनली हमको 111 को गुणा 56 से करना है। लेकिन हमें चाहिए क्या, इकाई का अंक, तो वो तो यहीं से आ जाएगा, लास्ट वाले अंक को लास्ट वाले अंक से गुणा कर लो, यह आएगा 6 एकम 6। तो आप इसको जब गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस वाले सवाल का हमारा जो आंसर होगा ना मेरे भाई, वो आ जाएगा 6। लेकिन सुनो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जाम में तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम में तो यहाँ से चीजें आई थी। तो अब आप ध्यान से समझो, आपको लिखनी है प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं। मेरे भाई सबसे पहली बात तो पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 0 से। पूर्ण संख्याओं की अगर मैं बात करूं 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4। 111 संख्याएं लेनी है 110 तक चले जाओ, 111 संख्याएं लेनी है 1 से 10 तक चले जाओ। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, यहाँ तो 111 में 111 तक ही जा रहे थे। मेरे भाई बात सुनो, वहाँ शुरुआत 1 से करी है, यहाँ शुरुआत 0 से कर रहे हो, तो 1 नंबर शुरू में भी तो बढ़ा दिया, 1 नंबर हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करो दोस्त, 1 से लेकर 110 तक कितने नंबर हो जाते हैं, 110 नंबर हो जाते हैं, 1 से लेकर 110 तक। लेकिन हमने तो 0 को भी शामिल किया है, तो ये 111 नंबर हो जाएंगे आपके सामने। बताओ होंगे या नहीं, तो आप कहोगे सर हाँ। तो बड़े ध्यान से समझने का, मेरी बात को ध्यान दो, आप लोग समझने का प्रयास करो। अब अपने को जब इनका योग निकालना है, तो योग में 0 का तो कोई रोल ही नहीं होगा, 0 का मतलब तो 0, इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको 1 से लेकर 110 तक जोड़ना है। और मुझे बताओ यहाँ पे n का मान 110 आ जाएगा क्या, मैं 0 को शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 0 को जोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है, आप भी समझते हो इस बात को। तो 0 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, n का मान 110 आ जाएगा। योग निकाल लो, ये वाला सूत्र लगा दो प्राकृत संख्याओं वाला, क्योंकि अब तो ये भी प्राकृति बन गई एक तरीके से, 1 से शुरू हो रही है। तो भाई देखो n इंटू एन प्लस 1 का मतलब 1 जुड़ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे हम लोग, जैसे 2 से काट सकते हो इसको आप 55 टाइम्स कट जाएगा। अब फाइनली हमारे पास आएगा 55 गुणा में 111। यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है, 5 को 1 से गुणा कर लो, 5 एकम 5, तो हमारे इस सवाल का आंसर 5 है। तो देखो इन चीज़ों में ना इतना फ़र्क होता है। ये सवाल कई एग्जामों में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया था। ये जो क्वेश्चन है मेंस 2017 में पूछा गया था, और इसका उत्तर खूब सारे बच्चों ने गलत बताया था, बहुत सारे बच्चे 6 कर आए थे। तो ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड कई बार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिनका हमें एहसास तक नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि यार प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या ये तो एक बहुत छोटी बात है, ये तो मुझे आती ही होगी। मेरे भाई ऐसा नहीं है, आप ये मत समझो। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी सीखने का प्रयास किया करो, क्योंकि वहाँ से भी छोटे छोटे प्रश्न हमारे बन जाते हैं। क्लियर मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे हम लोगों ने जाना मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं पूर्णांकों की, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसी से हमने प्राकृत संख्या लिख लिया, पूर्ण संख्या लिख लिया। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखो हम इन संख्याओं को 2 प्रकार से और बांट सकते हैं। एक तो हमारे पास होती हैं सम संख्याएं, एक तो क्या होती है मेरे भाइयों, सम संख्याएं, जिनको हम लोग
इवन नंबर्स बोलते हैं, इवन नंबर्स। क्लियर मेरे भाई। और एक हमारे पास होती है मेरे भाइयों विषम संख्याएं, या जिनको हम लोग नाम देते हैं ओड नंबर्स। विषम संख्याएं या जिनको हम लोग नाम देते हैं दोस्तों ओड नंबर्स। ठीक है, विषम संख्याएं या ओड नंबर्स। ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो, अगर मैं आप सभी भाइयों से पूछूं बताओ सम और विषम की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप में से काफ़ी भाई मुझे बता पाएंगे कि सर जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इस डेफिनेशन को थोड़ा हमें चेंज करना होगा। क्या करना होगा, ध्यान दो। मैं लिखूंगा वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, ये हम ध्यान रखेंगे। वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है। इस बात से आप क्या समझे, इस भाग 2 का भाग जाता है, इस बात से आप क्या समझे। मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा प्राकृत संख्याएं। जैसा कि आप सभी भाई जानते हो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। इसका मतलब जो 0 है ना, 0, वो ना सम माना जाएगा ना विषम माना जाएगा। हालांकि हम लोग चाहें ना तो 0 को हम सम संख्याओं की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट ऑथेंटिक रूप से 0 को ना सम माना जाता है ना ही विषम माना जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम चाहें तो 0 को सम संख्याओं की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट हम ऐसा मानते नहीं हैं, गणित में ऐसा माना नहीं जाता है। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कर सकते हैं हम लोग। मैं बताता हूँ, रुको। विषम संख्याओं की डेफिनेशन भी क्या होती है कि वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाई 2, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, ये हम याद रखेंगे मेरे भाई। वे प्राकृत संख्याएं। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज में लिया है प्राकृत संख्याएं। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है मेरे भाई, बड़े ध्यान से आप मेरी बात को समझना। ये मैंने प्राकृत संख्याओं वाला वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस में ना सम और विषम संख्याओं को माना नहीं जाता। जैसे आ गया -4, अब आप कह सकते हो सर सम है वैसे तो, लेकिन मेरे भाई माना नहीं जाएगा। फिर अगर मैं पूछूंगा तो सबसे छोटी सम संख्या, तो वो तो माइनस में चली जाएगी। फिर छोटे नंबर तो माइनस में होते हैं, तो आप बता ही नहीं पाओगे। लेकिन आप फिलहाल इस डेफिनेशन को पढ़ के बता सकते हो कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, सम संख्या कौन होगी। तो मेरे भाई बात सुनो, वो प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, तो सबसे पहले ऐसा कौन नंबर है, तो 2 में ही 2 का भाग जाता है। तो याद रखोगे सबसे छोटी सम संख्या स्मॉलेस्ट इवन नंबर ओनली 2, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 0 नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 के बाद आ जाएगा मेरे भाई 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसा चलता जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, शुरुआत कहाँ से हो जाएगी मेरे भाई, 1 से, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसा चलता जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या कौन, 1। सबसे छोटी विषम संख्या स्मॉलेस्ट ओड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या याद रखोगे मेरे भाई 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूं भाई बताओ सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या, तो याद रखोगे मेरे भाई 2 होता है। क्लियर है। देखो अभी एक छोटी सी बात आप समझना, अगर आप कभी भी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हो तो आपके पास रिजल्ट भी सम संख्या आता है कि नहीं आता, बताओ। जैसे मान लो आपने 8 में 6 को जोड़ा, 14 आया, ये सारे के सारे सम ही तो हैं। सम संख्या में सम जोड़ने पे सम आता है। लेकिन इसी प्रकार मेरी बात को एक ध्यान से समझना आप लोग, अगर मैं विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ता हूं तो मेरे पास रिजल्ट भी फिर से सम आएगा, कैसे। मान लो दोस्त आप 5 में 7 जोड़ रहे हो, 5 में 7 जोड़ रहे हो, तो आपके पास आ रहा है 12। तो देखो 2 ओड नंबर्स का सम करने पर इवन नंबर आ रहा है।
दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या आ रही है। बताओ सहमत हो कि नहीं हो? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। कैसे? सुनो, जैसे मैंने आप लोगों से क्या कहा, मान लो 0 सम है, सम में आप कोई भी सम नंबर जोड़ो, सम आना चाहिए, आ भी रहा है। बताओ, सम में कोई भी सम संख्या जोड़ने पे सम आना चाहिए, आ भी रहा है। इसका मतलब 0 सम संख्याओं की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। 0 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0 सम संख्याओं की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 0 को ना विषम मानो और इसमें कोई भी विषम जोड़ो, अब आना तो सम चाहिए था, पर 0 में 7 जोड़ने पे तो 7 आ रहा है, आ तो विषम रहा है। इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 0 को विषम तो कतई नहीं माना जा सकता। 0 को विषम नहीं माना जाएगा। 0 को अगर मानना है तो सम माना जाएगा। हालांकि इसको गणितज्ञ कुछ भी नहीं मानते हैं, ना सम मानते हैं ना विषम मानते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ये बात आप याद रखोगे। सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अंतर 2 का होता है। आप देख सकते हो यहाँ भी अंतर 2 का ही आएगा, यहाँ भी अंतर 2 का ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है मेरे भाई। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो, इसको माना क्यों नहीं जाता? क्योंकि देखो ये कोई रिजल्ट नहीं देता यार। 0 में 6 जोड़ने पे 6 ही आ रहा है, 8 जोड़ने पे 8 ही आएगा, 10 जोड़ने पे 10 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। क्योंकि ये कोई रिजल्ट नहीं देता है, इसीलिए इसको हम लोग सम संख्या या विषम संख्या की कैटेगरी में नहीं रखते। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई हमारी सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे और 2 महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानेंगे मेरे भाई। आगे हम लोग बढ़े और संख्याओं के 2 प्रकार हम लोगों ने किए। एक तो होती है मेरे भाई भाज्य संख्याएं, एक तो होती है भाज्य संख्याएं जिनको हम लोग नाम देते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिनको हम लोग नाम देते हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। और एक हमारे पास होती है मेरे भाइयों अभाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। यहीं से लिख देता हूं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है भाई, प्राइम नंबर्स। मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन जानेंगे कि दोनों की परिभाषा क्या होती है, ठीक है भाई। तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, और परिभाषा में थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, समझने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तक जनरली हम लोग इतना सीखते हैं कि यार वे सभी नंबर्स जिनमें किसी का भाग चला जाता है वो भाज्य होती हैं, और जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य होती हैं। अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं, लेकिन नहीं, गणितीय रूप से इसकी परिभाषा अलग है। क्या है? ध्यान से सुनो। मैं भाज्य संख्याओं की बात करता हूं तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होती है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है वो तो भाज्य कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं अभाज्य की, तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है। केवल 2 का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज में लिया है, वो वर्ड है गुणनखंड। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक छोटी सी बात सुनो, मैंने कहा यार वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है। केवल 2 का मतलब ये होता है कि ना तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ना 2 से कम होनी चाहिए। केवल का मतलब केवल 2, ठीक है।
अब एक छोटी सी बात समझो पहले तो आप, जैसे यहाँ पे एक वर्ड हमने काम में लिया है गुणनखंड। गुणनखंड, इसको हम लोग इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। और आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, एक वर्ड होता है गुणांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है बड़े ध्यान से आप समझ लो। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 12, मैं कहता हूँ 12 के गुणनखंड बताओ। गुणनखंड टुकड़े जो 12 में मौजूद हैं, गुणांक जो गुणा में अंक है जिसमें 12 मौजूद है। गुणनखंड का मतलब जो 12 में मौजूद है, गुणांक का मतलब जिनमें 12 मौजूद है। जैसे समझना, गुणनखंड का मतलब होता है कि यार 12 में ना किस किस का भाग चला जाएगा, कौन कौन इसका एक टुकड़ा है। तो सबसे पहले तो 12 में एक का ही भाग जाएगा, 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, एक तो सभी का गुणनखंड होता है। एक के अलावा 12 में 2 का जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 12 का जाएगा। ये 12 के गुणनखंड है। किसी भी संख्या के गुणनखंड अगर हम लोगों को निकालने हैं तो हम ये चेक कर लेंगे कि उस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है, अगर किसी संख्या के गुणनखंड हमें निकालने तो। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं गुणांकों की, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 12 का भाग किस में जा रहा है। सबसे पहले 12 का भाग 12 में ही जाएगा, उसके बाद 24 में चला जाएगा, 36 में चला जाएगा, 48 में चला जाएगा। ये सारा के सारे 12 के गुणनखंड है मेरे दोस्त, सारे के सारे 12 के क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। याद रखेंगे हम लोग एक छोटी सी बात को, देखो ये 12 गुणा 1 है, ये 12 गुणा 2 है, ये 12 गुणा 3 है। ये 12 के गुणांक हैं मेरे भाई, ये 12 के गुणांक हैं। गुणनखंड जो 12 में मौजूद हैं, गुणांक जिनमें 12 मौजूद है। तो ये याद रखना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भाई देखो, रेलवे में एक प्रश्न पूछा गया कि 3 के प्रथम पाँच गुणज, इनका औसत बताना था। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अब देखो, गुणांक कह लो या गुणज कह लो, एक ही बात है। तो सुनो मेरी बात, 3 का पहला गुणांक 3 होगा, दूसरा 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। 3 के गुणांकों का मतलब होता है जो 3 के पहाड़े में आते हैं, इनका औसत बताना था। देखो एक छोटी सी बात आप हमेशा याद रखना जीवन में, कभी भी आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, कभी भी आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, तो उसका औसत कैसे निकालते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये समांतर श्रेणी तो है एक तरीके से, सभी पदों के बीच अंतर कितने का है, 3 का। तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दो, 3 प्लस 15 बटे 2, 18 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा 202, 204, 206, इस प्रकार से चलता जा रहा है, और आपसे कह देगा 398 औसत बताओ। आप देख सकते हो समांतर श्रेणी है क्या, 2 का अंतर है, समांतर श्रेणी है। औसत कैसे निकालेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 202 में 398 में जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, 200 और 400, 600 में 2 का भाग दूंगा, 300 उत्तर आ जाएगा। तो इस वजह से मेरे भाई हर एक छोटी चीज़ को याद रखना है। फिलहाल मैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं सिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड हमारे काम आ रहे थे, गुणनखंड और गुणांक। तो गुणनखंड को आप समझो, गुणनखंड अगर किसी भी संख्या के कभी भी आपको निकालने हैं ना, तो आप ये चेक कर लो कि इस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है। जिसका भी भाग जा सकता है वो इसका एक गुणनखंड होगा। गुणांक क्या होता है, चेक करो 12 का किस में जा रहा है, वो इसका एक गुणांक होगा। तो ये एक छोटी सी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। आगे की कहानी हम लोग सीखते हैं, पहले मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये बाद की बात है, ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग। नंबर्स की शुरुआत करते हैं। नंबर्स मैंने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलता जाएगा। 1 के गुणनखंड बताओ, मतलब ये बताओ कि 1 में किस किस का भाग जाता है। आप कहोगे सर केवल 1 का जाता है, कोई बात नहीं। 2 में 1 का भी जाता है और 2 का भी जाता है। 3 में 1 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, ऐसा ही है। 5 में बताओ 1 का जाता है, 5 का जाता है। 6 में बताओ 1 का जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है।
7 में बताओ 1 का जाता है, 7 का जाता है। 8 में बताओ 1 का, 2 का, 4 का, 8 का। तो मेरी बात को गौर से सुनना, सब भाई गौर से सुनना, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। 1 इसके गुणनखंडों की संख्या भी 1। तो बताओ भाज्य संख्या हुआ या अभाज्य? भाज्य की कंडीशन क्या है कि जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। अभाज्य की कंडीशन क्या होती है? जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही कंडीशन खत्म है, इसका तो केवल एक ही गुणनखंड है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब पॉइंट कि जो 1 होता है ना, 1 वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि इसके गुणनखंड ना तो 2 से ज़्यादा हैं ना 2 हैं। तो मेरे भाई यहाँ से मैंने ये भी पता लगाया, मैं 1 को इनके बीच में लिख रहा हूँ कि जो 1 होता है ना, 1 मेरे भाई ना तो भाज्य होता है, ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। याद रखना है। 1 के बाद नंबर आता है 2 का। 2 के गुणनखंड कितने? 2। और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं ना, वो संख्या होती है अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है मेरे भाई? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, ये भी अभाज्य है क्योंकि 2 ही है। 4 के कितने हुए? 3। 2 से ज्यादा, तो ये कौन सी संख्या हुई? भाज्य। तो बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? आपका जवाब आएगा 4। याद रखोगे, अगर मैं कहूँ सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसके बाद नंबर 6 का आ जाता है, इसके बाद नंबर 8 का आ जाता है, 6 के बाद 8 का आ जाता है, 8 के बाद 9 का आ जाता है। देखो मैं सम संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूँ। 9 में भी तो 3 का चला जाता है। 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, उसके बाद 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, ये भाज्य हैं। ये सारे के सारे नंबर आपके भाज्य हैं, इनमें किसी ना किसी का भाग चला जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? इंपॉर्टेंट है ये। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? 4। अच्छा, भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या हिंदी में बोल देते हैं भाई। तो ये भी याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कह ले या सबसे छोटी संयुक्त संख्या कह ले, आंसर हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। संयुक्त संख्या कह लो या भाज्य संख्या कह लो, आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। बात आती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या की। मेरे भाई कौन होती है? 2। इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई। तो अब मैं आपके सामने ना अभाज्य संख्याएं लिखने वाला हूं, बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त। ठीक है। अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी होती है मेरे भाई 2। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद आ जाता है 23, 23 के बाद 29 आएगा, 31 आएगा, 31 के बाद आएगा 37, 41, 43, 47। ये तो हो गई 50 तक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 47 के बाद 53 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 67 आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 73 आ जाएगा, उसके बाद 79 आ जाएगा। 79 के बाद मैं बात करूँ तो 83 आ जाएगा, उसके बाद 89 आ जाएगा और उसके बाद 97 आ जाएगा। 89 आ जाएगा और 97 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल हम करेक्ट हैं, हम बिल्कुल लिख चुके हैं। ये मैंने आपके सामने ना 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिख दी मेरे भाई। क्यों लिखी पता है? कितने ही एग्जाम्स में, एसएससी में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में, जीडी कांस्टेबल में, राजस्थान के एग्जाम्स में, कितने ही एग्जाम्स में हमसे ये चीज़ पूछी हुई है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब जैसा कि आप सभी भाई जानते हो, अगर हम जब औसत की बात कर रहे होते हैं तो औसत होता क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत क्या होता है मेरे भाई? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 2 से लेके 29 तक राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कर दो, यानी 10 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है के बात बताओ?
तो इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने 100 तक ही लिख दी आपके सामने मेरे भाई। आप प्रयास करना, आप कोशिश करना कि आप इन चीज़ों को याद रख सको, आप कोशिश करना कि मेरे भाई आप इनको याद रख सको। क्लियर है बात? ठीक है ना भाई? अब ध्यान से समझना, कुछ प्रश्न बनते हैं भाज्य संख्याओं पर, वो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे छोटा सवाल जो बनेगा, सबसे छोटा सवाल ये बनेगा कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या मैं नाम दूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप सभी का जवाब आएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसके बारे में एक कथन और सही है। क्या कथन सही है? कि ओनली इवन प्राइम नंबर, मात्र एक सम अभाज्य संख्या, मात्र एक सम अभाज्य संख्या, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर। वो भी कौन होता है मेरे भाइयों? 2। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें कोई भी विषम यानी कि ओड नहीं होगा कभी भी जीवन में। इवन, इवन की बात कर रहा हूं। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें कभी भी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता, यानी कि क्या नहीं हो सकता? सम नहीं हो सकता। 2 मात्र एक सम अभाज्य संख्या है मेरे दोस्त। 2 मात्र एक सम अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं आप देख सकते हो विषम है, सारी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या होती है, ये बात भी आप याद रखना। इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न बन सकता है, देखो हमको घुमा फिरा के पागल बनाएगा, ये आएगा सबसे छोटी लेकिन विषम पूछ लेगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो मुझे बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, लेकिन अगर विषम अभाज्य संख्या की बात आएगी ना, ओड प्राइम नंबर, तो वो कौन है मेरे भाइयों? 3 है। तो कई बार इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? अब ध्यान दो आप, देखो सवाल आपसे पता है क्या पूछा जा सकता है? ये कहेगा 2 अंकों की, देखो मेरे भाई सवाल में आएगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की, आप मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी कौन है? आपका उत्तर आ जाएगा सर 11 है। बोलो सही है क्या? अच्छा ठीक है भाई। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या 3 अंकों की याद रखोगे मेरे भाई, 101 होता है 3 अंकों की। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? ये मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और जिनको हमें याद करना ही पड़ेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। कभी तुम 1001 समझ लो। 1001 जो होता है ना, 1001, ये तो मेरे भाई 7, 11 और 13 का गुणक होता है। 7 गुणा 11 गुणा 13 करते हो तब जाके 1001 आता है। 1001 में 7 का, 11 का, 13 का भाग चला जाता है। ठीक है मेरे भाई? क्या यहाँ तक के सभी प्रश्न आपको समझ में आए? प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं से ये सवाल हमारे बन सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको ना आगे समझाता हूँ। देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम और सीखेंगे मेरे भाई। जैसे आपके पास 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी तो पूछी जा सकती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन है? 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 है। इसी प्रकार आप लोगों से पूछा जा सकता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 अंकों की मेरे भाई याद रखना 997। और बाई चांस मैक्सिमम लेवल अगर आपसे पूछा गया तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यार 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 4 अंकों का जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है ना, वो होता है 9973।
ये आपको याद रखना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 9973 होती है। क्लियर मेरे भाई यहाँ तक? अब मेरी बात सुनो, और कुछ प्रश्न हमारे सामने आए। क्या सामने आए? जैसे ध्यान दे लो, आपसे ये पूछेगा, ये बताओ 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 0 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, 0 से 50 तक अभाज्य संख्याएं बताओ कितनी होती हैं? मेरे भाई काउंट करके देखो, 15 आएंगी। काउंट करके देखो, 15 आएंगी। ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है। देखो भाई 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 50 तक 15 है। 50 से 100 तक पूछो, 10 होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 से 100 तक तो भाई याद रखोगे 10 होती हैं 50 से 100 तक। हाँ, थोड़ा बहुत अगर वो आगे बढ़ा तो ये कह सकता है कि ये बताओ 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर वो थोड़ा आगे और बढ़ा तो 100 से 200 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 21। ये भी ध्यान रखना है। अब देखो वो एक अलग बात है, अगर घुमा के ये कह दे मान लो कि यार 0 से 100 तक कितनी होती हैं, 0 से 100 तक, तो अगर आप ये सीक्वेंस याद रखोगे ना जो मैंने करवाया है तो ये भी याद हो जाएगा। भाई 0 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, तो 0 से 100 तक 15 और 10 कितनी हो जाएंगी मेरे भाइयों? 25 हो जाएंगी। तो ये अभाज्य संख्याओं के वो बारीक क्वेश्चन है जो हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। बात आई समझ में सभी भाइयों को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कुछ अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत शानदार प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो दोस्त आपके सामने ना एक सवाल आया, आपके सामने एक सवाल आया और सवाल में आप लोगों को दिया हुआ है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं एक्स वाई जेड। 3 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स एक्स वाई जेड हैं, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फिर कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है तो x का अधिकतम मान क्या होगा? x का अधिकतम मान क्या होगा? ये आपको बताना है। ठीक है मेरे भाइयों, एक बड़ा प्यारा सवाल मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, गजब का क्वेश्चन है। 3 अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इनका योग 38 दे रखा है। मैं समझा देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड, इनका योग कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अपन से पूछा है कि यार x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, x का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम लोग अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो शुरुआत 2 से होती है कि नहीं होती? 2 के बाद आता है 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरीके से चलता जाता है। एक बात बताओ, एक बात आप बेशक जानते होंगे कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं मेरे भाइयों? विषम होते हैं। बताओ जानते हो या नहीं जानते हो? 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं ना वो विषम होती हैं। इस क्वेश्चन में ना एक बहुत शानदार लॉजिक काम कर रहा है, वो लॉजिक मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं जिससे कि आगे जो मैं सवाल आपको करवाऊंगा ना वो आपको समझ में आ सके। वो सवाल भी बार बार एग्जाम में आया हुआ है, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड अगर कोई सवाल आएगा तो वो आएगा जो मैं आपको भी लिखवाने वाला हूँ, या इस प्रकार का एक सवाल आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसे ना बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करो जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। दोस्त 2 के अलावा जितनी भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं, सारे के सारे विषम होते हैं कि नहीं होते हैं? आप कहोगे सर हाँ। अब एक बात सुनो, ये 3 है, अगर तीनों अभाज्य संख्याओं को मैं विषम मान लूं, अगर तीनों को मैं विषम मान लूं तो विषम प्लस विषम प्लस विषम इनका योग भी विषम ही होगा। करके देख लो चाहे आप। मान लो एक नंबर मैंने 5 ले लिया, एक नंबर मैंने 7 ले लिया, एक नंबर मैंने 13 ले लिया, कोई 3 अभाज्य संख्या ले रहा हूं मैं, तीनों विषम ले रहा हूं, तो 5 और 7 12, 12 और 13 25। बताओ ये विषम योग होगा कि नहीं होगा? पर ध्यान दो,
यहाँ पे तो तीन अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या आ रही है, ये तो एक इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? यही तो लॉजिक है। अरे मेरे भाई यही तो लॉजिक है। तीन अभाज्य संख्याओं को अगर मैं तीनों को विषम ले लेता, तीनों को विषम ले लेता तो निश्चित रूप से इनका योग भी विषम आता, निश्चित रूप से इनका योग भी विषम आता। पर हमारा योग सम आ रहा है, इसका मतलब इनमें कोई एक नंबर सम है, तब इनका योग सम आ रहा है। तीनों तो सम ले ही नहीं सकता, क्योंकि तीन तो सम अभाज्य होते ही नहीं है। अभाज्य तो केवल एक ही होता है, दो। एक ही होता है, वो भी कौन? दो। तो किसी भी एक नंबर को दो मानना पड़ेगा अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो। किसी भी एक नंबर को दो मानना पड़ेगा। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या केवल तभी पॉसिबल है जब इनमें से एक नंबर दो होना चाहिए। अब वो दो कौन होगा? या तो y या z, क्योंकि x का तो अपने को अधिकतम मान चाहिए, x की तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों में से किसी एक को दो मान लो। तो हमारा सवाल करने का तरीका मेरे भाई यही था कि यार x को x रहने दो, प्लस में y आ जाएगा, लेकिन एक नंबर तो दो जरूर होगा, तभी जाके इनका योग 38 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को विषम मान लो आप, विषम प्लस विषम सम आएगा, और सम में सम जोड़ूंगा तो सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये कहानी मेरे भाई हम लोगों को इस सवाल में सीखनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त, गजब का ये पॉइंट है, शानदार। फिर से समझ लो इस छोटी सी बात को आप लोग। मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी आप तीन ओड नंबर्स को ऐड करोगे तो इनका एडिशन भी एक ओड नंबर आएगा। तीन विषम संख्याओं को जोड़ोगे, इनको जोड़ने पे आपके पास विषम संख्या आएगी, जबकि यहाँ पे तीन संख्याओं को जोड़ने पे एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या आ रही है। तो इसका कारण एक है कि इनमें से कोई एक नंबर सम है। क्योंकि तीनों अभाज्य हैं तो सम होने का चांस केवल एक ही नंबर का बनता है। वो नंबर कौन है? दो। क्योंकि मात्र एक सम अभाज्य संख्या कौन होती है? दो होती है। तो मैंने एक संख्या को दो मान लिया मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं एक नंबर को दो मान लूंगा, ये दो इधर जुड़ रहा है, उधर जाके घट जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा x प्लस वाई का जो योग बचेगा ना, वो 36 आएगा। बताओ आप, ये दो उधर जाके घट जाएगा, तो मतलब इन दोनों नंबरों को जोड़ने पे 36 मुझे लाना है। अब मुद्दे की बात यह है कि x को मुझे मैक्सिमम रखना है। अगर मैं x को मैक्सिमम रखूंगा तो y को मिनिमम रखना पड़ेगा। अगर आप x को मैक्सिमम रखोगे तो y को मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी तो x मैक्सिमम होगा। बात हो रही है अभाज्य संख्याओं की, तो सबसे पहले तो आप y को दो ही रख सकते हो, बस सबसे छोटा। तो y दो रखोगे, टोटल योग 36 लाना है, तो x को 34 रखना पड़ेगा। ये गलत है, क्योंकि 34 तो अभाज्य संख्या ही नहीं होता। x y z तो अभाज्य हैं। कोई बात नहीं, y को मैंने 3 माना, y को 3 मानूंगा, टोटल योग 36 लाना है, तो x को 33 मानना पड़ेगा। ये भी गलत है, क्योंकि 33 तो अभाज्य होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, 3 के बाद y को क्या मान सकता हूं? 4 नहीं मान सकते, 4 अभाज्य है ही नहीं। तो 3 के बाद y को मानूंगा 5, y को 5 मानूंगा, x को 31 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग 36 है। और ये सेटिस्फाई भी कर जाएगा, क्योंकि 31 अभाज्य भी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया मेरे भाइयों, कि यार जो ये x है ना, अपना x है, इसकी वैल्यू हम 31 रख सकते हैं, y की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं, और हमसे x का मैक्सिमम मान पूछा था, तो x का जो मैक्सिमम मान है वो 31 आ जाएगा। ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये इस सवाल का राइट आंसर है मेरे भाई। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी भाइयों? 31। तो देखो कितना प्यारा कंसेप्ट का सवाल था, है ना? ध्यान दे लो, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 38 है, ये एक सम संख्या आ रहा है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब इनमें से एक नंबर हमारा सम होगा। ये केवल तभी पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक नंबर हमने सम रख दिया, और सम अभाज्य संख्या मात्र दो होती है, तो एक नंबर को दो होना ही पड़ेगा। अगर एक नंबर दो हो गया, तीनों का योग 38 है, तो दो का योग 36 बचा। 36 लाना है, x को मैक्सिमम रखना है, y को मिनिमम रखो। y 5 रख सकते हो, क्योंकि ये अभाज्य भी तो लाना है ना। रखने को तो y 2 भी रख सकता था, पर x 34 आ जाता, वो गलत था। इसी प्रकार का मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ, और उम्मीद है मुझे आप सभी भाई वो सवाल समझ पाओगे। बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट, सबसे गजब का सवाल, कि यार तीन अभाज्य संख्याओं का योग
3 अभाज्य संख्याओं का योग 140 है। ठीक है, फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हम लोगों को बताना है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो इसी प्रकार का सवाल है, सेम टू सेम, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी पैटर्न पे आधारित है। देखो कोई भी 3 नंबर दे रखे, मान लो एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक नंबर सी है, और इन तीनों नंबरों का योग आपको कितना दिया हुआ है बताओ। तीनों नंबरों का योग दिया हुआ है 140। तीनों नंबरों का योग क्या दिया हुआ है? 140 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप एक बात समझो, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका योग एक सम संख्या आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? ये केवल तब पॉसिबल है जब इनमें से एक नंबर 2 हो। अब वो 2 कौन होगा? ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि पहली संख्या ना दूसरी से 4 ज्यादा है। तो अगर इसको तुमने 2 मान लिया, 4 ज्यादा करोगे 6, 6 तो अभाज्य ही नहीं होता। इसका मतलब 2 कौन है? सी है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? मैं क्या कह रहा हूं, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, कभी भी एक सम संख्या आ जाए ना, आप समझ जाना मेरे भाई कि उनमें से एक नंबर तो निश्चित रूप से 2 आएगा। एक नंबर तो निश्चित रूप से 2 आएगा ही आएगा, तभी 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या आ सकता है, अन्यथा ये कभी पॉसिबल नहीं है। एक नंबर 2 आ गया। बताया गया है कि पहली संख्या दूसरी से 4 ज्यादा है। मान लो दूसरी x है, तो ये जो पहली है ना दूसरी से 4 ज्यादा है, मतलब ये x + 4 है। बताओ भाई, और इन तीनों का जो योग है ना वो किसके बराबर आ रहा है? 140 के बराबर आ रहा है। ये बात आप समझने का प्रयास करें। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 140 दे रखा है मेरे भाई। केवल तब पॉसिबल हो सकता है जब एक नंबर 2 हो। एक नंबर को मैंने 2 मान लिया। फिर बताया गया है पहली संख्या दूसरी से 4 ज्यादा है। दूसरी संख्या को मैंने x माना है, दूसरी संख्या को मैंने x माना है, तो पहली जो संख्या है वो दूसरी से 4 ज्यादा है, तो मतलब x + 4 हो जाएगा। बस हल कर लो, आंसर आ गया। मुझे बताओ इनको जब मैं जोड़ूंगा ना तो x + x ये 2x आएगा, प्लस में 4 और 2 6 आ जाएगा, और बराबर में 140 तो दे ही रखा है। क्लियर है कि नहीं बताओ आप? x + x 2x आ गया, 4 और 2 6 आ गया, बराबर में 140 है। 6 उधर जाके घट जाएगा, 6 उधर जाके घट जाएगा, तो 2x का मान आ जाएगा 134। 2x का मान क्या आ जाएगा? 134। x की वैल्यू निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 67 आ गई। अब ये x कौन सा नंबर आया? बीच वाला, यानी ये b की वैल्यू आई है। ये b की वैल्यू आई है। हमसे सवाल में पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हो, सबसे बड़ी संख्या तो a है जो x से भी 4 ज्यादा है, यानी x + 4 का मान बताना है हमें। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 67। आप इसमें 4 और ऐड कर दीजिए, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बात समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। बताइए भाई, किसी भाई को यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। चलिए दोस्तों, बाकी सेशन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। जो पढ़ाया गया है आप उसे रिवाइज करके आइएगा। 2 क्लास हमारी नंबर्स की हो चुकी हैं, कल हमारी तीसरी क्लास चलेगी। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू सो मच।